So the thing is, यूपीएससी एक्चुअली उन्होंने एग्जाम को 3 फेज में डिवाइड किया, दैट वी ऑल नो, दैट प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट. Although they have named the third stage as personality test, but what I believe or what I have experienced from my experiences is that all the 3 stages are your personality test. ये तीनों के तीनों स्टेज आपके पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं. None of them is actually your knowledge test. आपकी नॉलेज को कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया जा रहा. Okay, so let's actually understand this statement. What I want to say, कि how prelims or mains is also a kind of personality test. Say, being an IAS officer, you will be facing some new problems, something new every day. ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ well defined तरीके से चीजें हो रही हैं, चाहे आप किसी भी सर्विस में जाओ. There will be new issues that will be rising up, new problems that will be rising up, and that will have no precedent in your life. Okay, या पीछे भी किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा ना, शायद हो सकता है कि कोई ऐसे एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करते होंगे. एंड उन सच केसेस में आपको कैसे रिएक्ट करना है, यू रिक्वायर ए माइंडसेट. एंड ये प्रीलिम्स टेस्ट करता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस इज लाइक इनफाइनाइट, कुछ भी पूछा जा सकता है, एंड दैट टू बाइनरी चीज आंसर्स होते हैं, मतलब या तो वो आंसर सही है या तो वो गलत है. एंड बहुत सारी चीजें आप कितना याद कर लोगे, बट अगर माइंडसेट सही है तो इन दैट केस यू विल क्वालिफाई प्रीलिम्स. सो इट्स ए पर्सनालिटी टेस्ट. सेम इज द केस विथ मेंस. आपको बहुत सारे पब्लिक अपीयरेंसेस देने होंगे जहां पे यू हैव टू बी क्रिस्प एंड प्रिसाइज टू मेंशन व्हाट यू वांट टू से, rather than blabbering. आपको कोई स्पीच नहीं देनी, आप नेता नहीं हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू से इन वेरी क्रिस्प एंड प्रिसाइज मैनर, एंड दैट इज व्हाट दे आर टेस्टिंग. आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड लेवल तक, बट व्हाट इज लाइक चेक्ड इज योर एक्सप्रेशन, एंड उसके लिए एक पर्टिकुलर माइंडसेट चाहिए कि अपनी बात को क्रिस्प तरीके से कैसे रखा जाए. ओके, नाउ कमिंग टू प्रीलिम्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट्स ए पर्सनालिटी टेस्ट. आपका माइंडसेट चेक कर रहा है, तो दैट्स व्हाई you need to develop that mindset, and without this mindset, chances of qualifying prelims is very much negligible. And that's why you will understand that कि despite a lot of preparation, एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं that they are not able to qualify prelims, और जिसका एक बार prelims निकल रहा है उसका बार बार निकलता जा रहा है. So what is the difference between these two people? Both are working very hard. एक आराम से निकाल जा रहा है, बार बार निकाले जा रहा है, and the other one, despite working very hard, reading the same books, doing the same test, is not able to qualify prelims. The thing is mindset. Uska state of mind bahut alag hai compared to the one who is actually qualifying. Talking about me myself, I started my preparation in 2014, and I have appeared for prelims, for mains, qualified prelims continuously 14, 15, 16 and 17. 4 बार लगातार मैंने prelims qualify किया. उसके बाद I entered into this teaching profession, एंड फिर मैंने जो अटेम्प्ट दिए 2, वो तो ऐसे ही दे दिए. ओके, सेकेंड थिंग, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हैं पैरेलली जो भी ग्रेजुएट्स होने के बाद दिए जाते हैं, तो इन दिस 14 to 18 आई हैव गिवन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, एंड सबके इंटरव्यू स्टेज से गया, वेदर आरबीआई ग्रेड बी और सेबी और नबार्ड और एसएससी और बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, जस्ट नेम इट, एंड आई हैव appeared for interview for every of this exam. Okay, क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, एंड एक एप्टीट्यूड वगैरह, बेसिक एप्टीट्यूड या बेसिक नॉलेज टेस्ट करते थे. नाउ ओनली रीजन आई वाज एबल टू डू सो कि माइंडसेट, मेरे को प्रीलिम्स का कोई डर नहीं था, ऑब्जेक्टिव पेपर का कोई डर नहीं था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज ऑलवेज एबल टू क्वालिफाई दीज ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स. नाउ विथ कीपिंग दिस इन माइंड, लाइक माइंडसेट, व्हाट वी नीड टू डिस्कस कि ऐसी क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं and उनके respective solutions क्या हैं that we should be following that will increase your chances of solving, qualifying the exam. Okay, and I will highlight those major problems or those major mistakes that the students do, and that reduces their chance of qualifying the prelims. And then at the end I'll tell you about कि एक particular strategy है जो अगर आप उसको follow करो तो that might actually increase your chances of qualifying. So first major problem that I feel is the problem that we have began with, that is the problem of mindset. अपना state of mind कैसा है एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद, या एग्जाम के दौरान. तो whether we are stressed, बहुत ज्यादा बर्नआउट हो रखा है, या फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फोबिया है बहुत ज्यादा. और कॉन्फिडेंस मेनली किस लिए जा रहा है? बेसिकली इफ यू आर फीलिंग लाइक कि आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आर्ट एंड कल्चर अभी पढ़ा, भूल रहे हैं, या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा,
एंड याद ही नहीं आ रहा कि कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी पोटेंशियली एंडेंजर्ड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सब याद ही नहीं आ रहा, भूले जा रहे हैं, कंफ्यूज होता जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर भूलते जा रहे हैं। तो मे बी ये सबसे बड़ा फोबिया है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। देन द फोबिया इज रिलेटेड टू सिलेबस कंप्लीशन। तो सिलेबस कंप्लीशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, इतना छूटा हुआ है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इसकी बुक भी पढ़नी है, उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So these two things actually can be summarized like we have or we are trapped in a sense of perfection or we are trapped in a sense of completion. ये दोनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे माइंडसेट को एकदम डिस्टर्ब करके रखती है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं कभी एंड सारी चीजें याद होंगी नहीं कभी। बट सिंस वी आर एक्चुअली बाउंड टू और वी आर थिंकिंग टू बी परफेक्ट और वी आर थिंकिंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज अंडर द स्काई, वो तो कभी होगा नहीं। वी हैव सेट ए टारगेट दैट इज अनअचीवेबल एंड ड्यू टू विच वी विल नेवर फील कॉन्फिडेंट। एंड आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस स्टेट ऑफ माइंड से एग्जाम में बैठते हो, आप आधे ऑलरेडी हार चुके। 50% इज द बैटल इज ऑलरेडी लॉस्ट एंड रेस्ट 2-4 सवाल आएंगे जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स लगेंगे एंड बाकी कॉन्फिडेंस वहां पे लूज हो जाएगा एंड वहां पे आप गिव अप कर देते। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम कि माइंडसेट को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। एंड आई just at the end of the session I'll be talking about कैसे mindset पे basically victory ली जा सकती है, and when you how can you be more confident by doing some basic things that is possible. Okay, so सबसे बड़ा problem that is with respect to the mindset. Then second major problem कि हमारे सबके पास limited time और limited energy है. Where are we putting that time and energy? Okay, so most of the time we are putting our time and energy in wrong direction. मिसगाइडेड है बहुत सारी चीजें। किसी ने कुछ बोल दिया तो पढ़ने लग गए, किसी ने कुछ और बता दिया तो वो पढ़ने लग गए, किसी ने ये बताया कि इसकी टेस्ट सीरीज से कुछ आया था पिछले साल तो वो पढ़ने लग गए, किसी ने बताया कि उसके करंट अफेयर से कुछ आया था तो वो पढ़ने लग गए। एंड दैट्स वाई हमारे एफर्ट्स इतने ज्यादा सेग्रीगेटेड हैं, इतने ज्यादा स्कैटर्ड हैं कि कुछ इफेक्टिव रिजल्ट ही नहीं आ रहा। हर दिन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड बट एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज कि हमने कुछ किया ही नहीं, इफेक्टिवली कुछ अचीव ही नहीं हो रहा। So putting the energy in the wrong direction will always make you feel misguided, will always make you feel that you haven't done anything, and ये आपके mindset को और ज़्यादा worse ही करता है। Okay, and that's why अब जैसे कि कुछ major issues क्या हैं कि आप multiple resource पे depend कर रहे हो, इधर उधर की किताबें, इधर उधर के sources, और अब किसी ने बोल दिया करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है तो आप बहुत ओवर रिलाई कर रहे हो करंट अफेयर्स पे। आपने कोई मैगजीन पढ़ी है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो अब, लेकिन कोई पीटी 365 आएगा तो पढ़ोगे, कुछ और समरी बुक्स आएंगी तो पढ़ोगे, या कुछ क्वेश्चन बैंक्स आएंगे तो पढ़ोगे, सब कुछ करने की जरूरत है। ओके, सो दैट्स व्हाई scattered efforts in multiple directions. And what actually happens, इतने ज्यादा फ्रंट पे आप लड़ रहे होते हो कि आपको किसी भी फ्रंट पे कुछ इफेक्टिव रिजल्ट दिखेगा ही नहीं। एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। एनर्जी किस डायरेक्शन में लग रही है, कोई वेल डिफाइंड गोल, वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी ही नहीं है। ओके, देन द थर्ड मेजर प्रॉब्लम which is connected to the second one only is like ignoring the standard sources. अब किसी चाय की टपरी पे किसी सीनियर ने बोल दिया कि लक्ष्मीकांत से तो अब यूपीएससी पूछना छोड़ चुका है, एनसीईआरटी से तो कोई सवाल आते नहीं है, अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की जरूरत है, लक्ष्मीकांत तो सब कोई पढ़ के जा रहा है, हाउ विल यू क्वालिफाई रीडिंग लक्ष्मीकांत, हाउ विल यू क्वालिफाई रीडिंग एनसीईआरटीज। उसमें से तो सवाल ही नहीं बनते, स्टैटिक सोर्सेज से तो कुछ सवाल ही नहीं आ रहे। तो स्टैंडर्ड सोर्सेज को छोड़ के आपने जो साल भर पढ़ा है उसको छोड़ के अब आप आखिरी 3-4 महीने में कुछ नया पढ़ने की कोशिश करो, एंड दैट इज द बिगेस्ट ट्रैप दैट यू फॉल इनटू, एंड आपने अपने चांसेस ऑफ सक्सेस एकदम खत्म कर दिए। ओके, या फिर जो पढ़ा है उसके रिवीजन को छोड़ दे रहे हो, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो।
ओके, या फिर यू आर इग्नोरिंग PYQs, because ultimately what tells you the mindset of the examiner or UPSC is what they have been asking in last 10, 12 or 15 years down the line. As the pattern change 2012 से आप देखोगे कि what kind of questions they have been asking, and when you see that, you will definitely try to understand that UPSC definitely follows the trend. There are some major issues or some major concepts that they always try to look into. Okay, आप जैसे कि आप देखो PYQ ट्रेंड एनालिसिस के लिए दैट रिक्वायर्स अनदर सेशन एंड जो कि थोड़ा लंबा होगा, बट लास्ट ईयर का पेपर ही मैंने एनालाइज किया एंड कंपेयर किया उसके पिछले 5-7 साल के पेपर में, तो व्हाट आई फाउंड दैट कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन रिपीटेड और थीम्स दे हैव बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. फॉर एग्जांपल मनी बिल के ऊपर 2013-2018 में सवाल पूछा गया है, देन रिट के ऊपर सवाल पूछा गया है लास्ट ईयर आई गेस, प्रोहिबिशन के ऊपर था, उससे पहले मैंडेमस के ऊपर पूछा गया है, देन राइट टू प्राइवेसी 2021 का क्वेश्चन था, डायरेक्टली रिपीट हुआ. ओके, देन आर्टिकल 368 2013, 2022, 2024 लगातार 3 साल पूछा जा रहा है. एंड देन 2023 में डिजिटल करेंसी के ऊपर सवाल आया था, 2024 में डिजिटल रुपी के ऊपर सवाल आ गया. एंड देन इकोनॉमिक्स में एनबीएफसीज के ऊपर सवाल आ रहे हैं लगातार, एंड दे आर आस्किंग इट अगेन इन 2024. आरबीआई एवरी ऑल्टरनेट ईयर दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन ऑन आरबीआई. ओके, ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन लगातार. ओके, एटमॉस्फेयर एंड रेडिएशन के ऊपर सवाल एंड मोर और लेस सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है. ओके, या फिर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स के ऊपर सवाल लगातार आ रहे हैं. सिमिलरली टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर सवाल 11, 12, 13, 15, 21, 24 इन सारे सालों में टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर सवाल आए. ओके, एंड अब यू कैन सी एनवायरमेंट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन ऑफ द वेरी रिपीटेड क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया. नाउ आई एम सेइंग दैट कि अगर 15 से 20 थीम भी अगर आपको 100 मतलब पिछले लास्ट 10 इयर्स के पेपर से रिपीट होती दिख जाए किसी साल में, आप समझो आपके चांसेस ऑफ क्वालिफाई करना कितना ज्यादा इंप्रूव हो सकता है. नाउ दैट्स व्हाई वी नेवर एक्चुअली लुक इनटू PYQs थिंकिंग दैट कि ये तो लीक्ड है. एंड जबकि मैं बोल रहा हूँ कि आप लास्ट 10 इयर्स का PYQ करके जाओ, उसके ऑप्शंस को भी ढंग से एनालाइज करो, एंड इफ यू आर स्पेंडिंग दैट मच ऑफ टाइम यू विल सी दैट कि आपको हर साल 25 से 30 सवाल सीधे सीधे उन PYQ या उससे रिलेटेड ऑप्शंस में आपको दिख जाएंगे. ओके, बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आप खुद यूपीएससी का सोचो, व्हेन दे एक्चुअली पुट इन एग्जामिनर्स टुगेदर, तो वो क्या देख के बनाते होंगे पेपर. अब वो देख के क्या करोगे, पिछले साल के पेपर्स उठाए, देखिए क्या क्या एरियाज पूछा है, उनमें से कुछ एरिया अभी भी न्यूज में है तो उसको पूछ लेंगे, या फिर कुछ एरियाज के जो सवाल पूछे हैं उसके किसी ऑप्शन को उठा के, क्योंकि दे दिमाग में कुछ ट्रिगर हो रहा है व्हाइल रीडिंग द प्रीवियस क्वेश्चन, एंड दे विल फाइंड दैट कि अच्छा अब की बार ये ऑप्शन को छोड़ के सॉरी ये टॉपिक को छोड़ के इसके ऑप्शन में से कुछ सवाल पूछ लेते हैं. एंड दैट इज व्हाट दे विल बी डूइंग. दे आर नॉट लाइक कि वो पहले से प्लान करके बैठे हुए कि इस पे सवाल पूछेंगे उस पे सवाल पूछेंगे, बट रादर दे हैव ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ द थीम्स, एंड उन्हीं में से वो रिपीट करके पूछेंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई आपको PYQ एनालिसिस करना जरूरी है, बट बहुत रेयरली पीपल एक्चुअली गो फॉर दिस PYQ एनालिसिस. ओके, so this is the third major mistake that we as a student we are doing. Then the fourth major problem is in the preparation is ignoring CSAT. अब देखो इंजीनियरिंग वाले बहुत सारे बच्चे हैं, 60-70% पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम वो काफी कुछ या साइंस बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग से, एंड दे बिलीव दैट कि भाई CSAT तो अपना सॉर्टेड है, वो तो कर लेंगे, या फिर प्रैक्टिस नहीं करते तो उस केस में क्या हो जाता है कि CSAT बिकम्स द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल. जीएस में ठीक ठाक स्कोर आ रहा है एंड CSAT इग्नोर कर दिया, CSAT प्रैक्टिस नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस में CSAT डूब गया. ओके, या फिर CSAT को लेके बहुत ज्यादा फोबिया बना हुआ है, फोबिया है, डर है, जिसकी वजह से जीएस भी खराब हो रहा है और CSAT इजी भी आ रहा है तो भी नहीं निकल रहा. ओके, सो दिस problem of CSAT needs to be handled properly. Okay, and we'll talk about the solutions once. Let me highlight all the problems and solutions एक साथ ही बता दूं. Okay, then comes the fifth set of problem जो एग्जाम हॉल में होती है. Okay, mainly एग्जाम के टाइम पे. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में है that you do not read question properly or question fully. थोड़ा सा देखा देखा क्वेश्चन लगा, बस उसको देखते ही तुरंत टिक मारना है कि यार ये तो आता है,
और पता चला कि पूरा पढ़े ही बगैर उसको इतने ओवर एक्साइट होके टिक मार दिया कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो, वी आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, इतनी ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, इतना डोपामिन रिलीज हो जाता है। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, टेंडेंसी ऑफ रीविजिटिंग द क्वेश्चन, और अक्सर इसमें गलतियां होती है। आपने पहले गेस में कोई एक गेस लिया, पहले एक चांस में कि दैट दिस इज द आंसर दैट आई फील इज करेक्ट, पहला गट फीलिंग, और यू फील दैट इट्स अ गट फीलिंग, बट दैट इज समवेयर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली वर्किंग, एंड फिर उसके बाद रीविजिट किया, ऑप्शन एंड में चेंज कर दिया, एंड 90% यू विल रियलाइज दैट आपने जो पहला टिक मारा था दैट वाज करेक्ट, एंड सेकंड टाइम पे द आंसर वाज रॉन्ग। तो जबरदस्ती रीविजिट करना, जबरदस्ती ओवर थिंक करना एग्जाम हॉल में, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, क्योंकि अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज कीप ऑन रीविजिटिंग, एंड जिसकी वजह से 3-4 आंसर आपने एंड में चेंज किए ओवर थिंक करने की वजह से, और वो 3-4 आंसर्स विल बी द वन रीजन दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड, अक्सर वो गलत हो जा रहे हैं। ओके, और पहले जो लिखा था वो सही था। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। देन थर्ड मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल is going with some predefined targets. Predefined targets as if कि यार सीनियर ने बोला है 90 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट करोगे तो नहीं होगा, ओके, एंड दैट प्रीडिफाइंड टारगेट्स कि या इधर यू आर अटेम्प्टिंग टू हाई और यू आर अटेम्प्टिंग टू लो, या आप बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव जा रहे हो पहले से सोच के कि 70 से ज्यादा तो अटेम्प्ट नहीं करूंगा, और या फिर 90 से कम तो अटेम्प्ट करूंगा नहीं। ये दोनों कैटेगरी वाले लोग हैं, एंड इन दोनों कैटेगरी के लोगों में जो प्री डिफाइंड टारगेट्स के साथ जाते हैं, यूजुअली देयर इज ए हायर चांस ऑफ फेलियर, बिकॉज यू हैव बिकम रिजिड। आप फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी लेके नहीं जा रहे हो। फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी मींस जैसा पेपर आएगा वैसे देखा जाएगा, वहां पे स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। बट विद दिस प्री डिफाइंड टारगेट्स द प्रॉब्लम इज यू एस्केप, यू बेसिकली कुछ एक माइंडसेट लेके गए, इतने करने हैं, अब पेपर किसी और तरीके का है, दैट माइट रिक्वायर सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, एंड इवेंचुअली दैट स्ट्रैटेजी आपने रिजिडिटी लेके आए और फेल कर गए। ओके, देन द लास्ट मेजर प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। प्रैक्टिस की नहीं तो अब क्वेश्चन छूट रहे हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन छूट रहे हैं, दैट्स अ बिग डिसग्रेस एक्चुअली। 100 क्वेश्चन करने हैं लेकिन माइंडसेट उतना है नहीं, धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत आराम आराम से जा रहे हैं, किसी एक क्वेश्चन पे ओवर थिंक कर दिया, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, उसी पे अटके रहे, एंड इवेंचुअली व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि 15-20 सवाल एंड के शायद रीड ही नहीं कर पाए, या 10 सवाल रीड ही नहीं कर पाए, या फिर उसको ओमार भरने में छूट गए। नाउ these kind of reasons when they become the reason for not qualifying prelims, तो आपको रातों रात नींद नहीं आएगी, फ्लैशबैक्स आते हैं कि यार इतनी बड़ी गलती कैसे हो, पूरा का पूरा 1 साल स्टेक पे है आप लोगों को, and that's why at least these should not be the reason that why you are not qualifying prelims. Okay, so talking about these 5 major problems, I just have one strategy that I followed, and I believe अगर आप भी follow करते हैं तो there is a very high chance that you will be qualifying prelims no matter what. Okay, बहुत ज्यादा high chances. Okay, and what that strategy is कि आपको अपना दिमाग या अपना कॉन्फिडेंस इस लेवल पे लेके आना है एग्जाम से पहले कि अगर कोई सवाल मुझे नहीं आता तो किसी और को भी नहीं आता हो। एंड वो कैसे करेंगे, आई कैन टेल यू। सी, यू नीड approximately 4 months for prelims. Okay, and in this 4 months what you have to do, say if you have 120 days, what you have to do in last 120 days, it's like take any test series. You don't have to buy or subscribe to any test series, just किस मार्केट से उठा लो कोई भी, बस किसी ऐसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाना जिसके टेस्ट सीरीज में कम से कम 30 से 35 पेपर हो, ओके, इन ए सीक्वेंस। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग 1 पेपर अ डे। तो सपोज करो कि आपने आज एक पहला पेपर सेक्शनल पेपर सॉल्व किया, गिविंग 2 to 2.5 hours. The alternate day, second day, what you need to do is make a short solution of it. मतलब सॉल्यूशन ऐसा बनाना है कि 2 से 3 पेज शीट्स में, A4 शीट्स में आप वो सॉल्यूशन आ जाए। आपको सिर्फ काम भर की बातें लिखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आपने किया एंड उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड, दैट यू फील दैट कि इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, एक बार और देख लूंगा तो याद बेहतर रहेगा। एनी क्वेश्चन, भले आपका टेस्ट में सही हुआ है गलत हुआ, डजंट मैटर, एनी इंफॉर्मेशन इन द सॉल्यूशन
इफ यू फील दैट कि एक बार और रिवाइज करने से बेहतर है, तो जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट प्रिसाइसली दैट इंफॉर्मेशन and reduce whatever solution is given to you in 20 pages in 2 to 3 pages. बस एकदम काम काम घर की बात, एकदम इंफॉर्मेशन, फ्लैट इंफॉर्मेशन. आप मेंस के हिसाब से उसको बिल्कुल प्रिपेयर मत करना, सिंपली इंफॉर्मेशन उसमें से उठा के, फैक्ट्स उठा के लिख लो. ओके, एंड दैट इज हाउ द सेकंड डे शुड बी गिवन. 2 to 3 hours, 2 to 3 पेजेस में उसका सोल्यूशन बना लिया. एंड दिस इज हाउ द थिंग्स शुड बी डन. एक दिन पेपर किया, सेकंड डे सोल्यूशन बनाया, एंड फॉर द 90 days यू शुड बी डूइंग दिस रेगुलरली. कैसे करना है कि सपोज करो कि 35 टेस्ट हैं इसके टेस्ट सीरीज में, तो आपने 35 टेस्ट ये किए प्लस 10 लास्ट ईयर प्रीलिम्स पेपर, सो टोटल 45 टेस्ट आपने कर लिए, 35 ऑफ ए टेस्ट सीरीज एंड 10 लास्ट ईयर प्रीलिम्स के पेपर. दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपने 4500 क्वेश्चंस कर लिए. ओके, that's a big number. Now why it is a big number? I can divide the prelim syllabus into 5 major categories. History, जिसमें modern, ancient, medieval, art and culture. Geography and environment. Third, economics. Fourth, polity. Fifth, science and tech. ये 5 major dimensions हैं और इनके रिस्पेक्टिव करंट अफेयर्स इन्हीं में आ जाएंगे. ओके, नाउ आपने 4500 सवाल किए हैं, अप्रोक्सीमेटली 900 ऑफ ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट. यार इतने तो थीम्स भी नहीं है इसमें. हिस्ट्री में 900 थीम्स नहीं है, ज्योग्राफी में 900 थीम्स नहीं है, बट आपने 900 थीम्स कर दिए हैं. ओके, अब आपने 900 टॉपिक्स को एक एक सब्जेक्ट में पढ़ा है, प्लस आपकी जो स्टैटिक या जो भी स्टैंडर्ड सोर्स आपकी पढ़ाई हो रही है वो सब भी है. ट्रस्ट मी, अगर आपने इन सब इतना पढ़ रखा है, बहुत कम चांसेस हैं कि जो एग्जाम में आए वो इसके बियॉन्ड आए, या फिर इट विल बी लाइक कि आपको एकदम ब्लैंक हो रहा है. इट्स वेरी लेस पॉसिबल. ओके, एंड अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग दीज मेनी क्वेश्चंस, यू विल ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मुझे नहीं आता तो किसी और को भी नहीं आता. ये एकदम मैं गारंटी से कह सकता हूँ. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी. अब देखो, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के ऐसा नहीं करना है कि सेक्शनल किसी और कोचिंग के ले लिए या और फुल लेंथ किसी और कोचिंग के ले लिए, कुछ इस कोचिंग के सॉल्व किए, कुछ उस कोचिंग के सॉल्व किए. नहीं, जब भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टेस्ट सीरीज डिजाइन करती है, तो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस थ्रू दैट टेस्ट सीरीज. ओके, वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहती है. अब सपोज करो कि आपने सेक्शनल किसी एक कोचिंग के लिए और फुल लेंथ किसी और के लिए, तो हो सकता है कि दोनों में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सिलेबस मिसिंग हो. पर अगर आपने एक कोचिंग के पूरे टेस्ट सॉल्व किए हैं, तो आपने उसने वो इंश्योर किया है कि पूरा सिलेबस एक बारी आप उसके टेस्ट सीरीज से थ्रू खत्म कर लो. प्लस पैरेलली यू आर रीडिंग अपना जो भी आप पढ़ रहे हो. बस दिन के 2 से 2.5 घंटे आपको टेस्ट को देना है, एक दिन टेस्ट सॉल्व करने के लिए, दूसरा टेस्ट के सॉल्यूशंस बनाने के लिए. ना सबसे बड़ा सवाल ये आता है आप लोगों का, जो कि आप अभी मेरे हिसाब से पूछोगे भी, दैट सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, इकोलॉजी पढ़ा नहीं है, तो उसके पेपर कैसे सॉल्व करें. अभी थोड़ा सा ही पढ़ा है, एक ही रिवीजन हुआ है, अभी तैयार नहीं है, पॉलिटी तैयार नहीं है, बिना रिवाइज के पेपर कैसे सॉल्व करें. यार देखो, पेपर सॉल्व करना ये कोई आईआईटी और नीट का एग्जाम नहीं है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा तभी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक दिस. यहाँ पे पेपर दोनों तरफ से आप नॉलेज ही गेन कर रहे हो. यू कैन गेन द नॉलेज बाय रीडिंग द बुक्स, यू कैन गेन द नॉलेज बाय सॉल्विंग द पेपर. दोनों तरफ से आप नॉलेज ही गेन कर रहे हो. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मैथ्स का कंसेप्ट है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने आती है या फिर कैलकुलस सॉल्व करने आता है, देन यू लर्न दैट कंसेप्ट एंड देन यू आर अप्लाइंग इट ऑन द पेपर. आप यहाँ पे पेपर सॉल्व करके भी नॉलेज ही गेन कर रहे हो और बुक से भी नॉलेज ही गेन कर रहे हो. बल्कि पेपर सॉल्व करना, रिवर्स इंजीनियरिंग इज मोर बेटर एंड एफिशिएंट वे, बिकॉज आपको 100 टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज बहुत 2-3 घंटे में मिल जाएगी. अगर आपको 100 टॉपिक्स बुक से पढ़ना हो तो इट विल टेक लाइक वीक, एटलीस्ट 1 वीक टू रीड दोस टॉपिक्स फ्रॉम द बुक. बट एक पेपर सॉल्व किया एंड 100 टॉपिक्स के ऊपर एक ग्लिम्स में, एक शॉर्ट फॉर्म में एक आइडिया लग गया. इससे बेहतर क्या हो सकता है. प्लस
अब प्रॉब्लम आएगी कि भाई इकोलॉजी या आर्ट एंड कल्चर के पेपर सॉल्व करते हैं सेक्शनल वाले तो स्कोर बहुत कम आता है, और कैसे अपना मेरा मोराल पूरा डाउन हो जाता है, एकदम कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। यार जिस भी पेपर में स्कोर कम आए, यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू शुड बी वेरी हैप्पी कि इस पेपर में स्कोर कम आया। क्यों? बिकॉज दैट इज एडिंग मैक्सिमम टू योर नॉलेज। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो कि एक पेपर आपने मॉक पेपर सॉल्व किया एंड उसमें 100 में से 95 क्वेश्चंस यू न्यू इट, वो सही गए, ओके, आपका स्कोर भी आ गया 180 185, पर वो 2 घंटे तो आपके बर्बाद हो गए, बिकॉज आफ्टर स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑन दिस पेपर यू आर गेटिंग नथिंग न्यू आउट ऑफ दैट पेपर। यार वो 90-95 सवाल अगर एग्जाम में आते तो भी मैं सही ही करता, इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत इन दैट केस। बट अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड यू गॉट ओनली 20 करेक्ट एंड 80 आर रॉन्ग, यू शुड बी वेरी हैप्पी। यार मैंने इतने 1 साल 1.5 साल से पढ़ाई की है बट मेरे को 80 टॉपिक्स नहीं पता थे। नाउ आई विल रीड देम एंड मेरे को वो मेरे गैप जो है वो नॉलेज में कवर हो जाएगा, वो गैप फिल हो जाएगा। So whenever you're getting a low score, just be happy, just appreciate, because this is the best paper that is adding to my existing knowledge. अब मेरे केस में when I was like doing this, so what I always used to do was कि art and culture और ecology environment मेरा सबसे weak area था, and that's why I used to solve 1 or 2 extra papers, ताकि मैं इतने सारे सवाल पढ़ के जाऊं कि chances of missing out becomes almost zero. And that's why I was always able to qualify prelims, क्योंकि mindset ऐसा था कि इतने सवाल किए हैं, अगर मुझे नहीं आ रहा होगा तो किसी को नहीं आएगा, and that's how somehow I always managed to qualify prelims. Okay, so this is what you should be doing. आपका syllabus complete हुआ है, कोई subject revise हुआ है, नहीं हुआ है, doesn't matter, just make sure that you keep on solving the paper in a particular sequence. Parallelly आप अपना रीड करते जा रहे हो, जो भी रीड करते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो, whatever it is, just do it that way. ओके, सो एक चीज ध्यान रखना, एक ही कोचिंग के पूरे सीरीज को सॉल्व करना, रादर देन पिकिंग अप सेलेक्टिवली फ्रॉम सम पेपर्स फ्रॉम हियर, सम पेपर्स फ्रॉम देयर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये मत करना आप। ओके, सेकंड थिंग, अपने जो पेपर को अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रैटेजी है, दैट शुड बी डिसाइडेड इन द एग्जाम हॉल इट्स। यू शुड नेवर बी गोइंग विथ ए प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी कि मेरे को 70 अटेम्प्ट करने हैं, 100 अटेम्प्ट करने हैं। वो एग्जाम हॉल में सचिन कभी भी बैटिंग करने जाता है तो ये सोच के नहीं जाता कि आज पहली बॉल पे छक्का ही मारूंगा। वो पिच देखता है, वो बॉल देखता है, वो माहौल देखता है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही डिसाइड्स हिज शॉट ऑन एवरी बॉल। अब उस केस में अगर आपने सोच के गए कि मैं डिफेंसिव जाऊंगा एंड आई विल बी अटेम्प्टिंग ओनली 60 क्वेश्चन, पेपर बहुत इजी आ गया एंड एवरीबॉडी एल्स इज अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। आपने सोचा कि नहीं 90 तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा, एंड पेपर बहुत टफ आ गया एंड वहां पे सीधे सीधे 40-50 क्वेश्चन किए जा सकते थे, अगर आप सेलेक्टिवली डिफेंसिव चाहते तो यू माइट हैव क्वालिफाइड। तो इसीलिए एग्जाम हॉल में बैठ के स्ट्रैटेजी बनाएंगे रादर देन गोइंग विथ ए प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी। ओके, देन वन मोर थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट during the paper exam hall mein always remember that you are not here to score 100% marks. It's always a psychological game. Psychological game कैसे है कि वो आपका state of mind, आपकी calmness, composure, कैसे आप अपने आप को maintain रखते हो, calm compose रखते हो, that is what UPSC is actually deciding, and that's why you should always maintain your calm and composure and always remind yourself that you're not here to solve 100 out of 100 questions. अब यूपीएससी आपके स्टेट ऑफ माइंड को कैसे चेक करती है? देखो, किसी भी सेट में इट माइट हैपन दैट द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो आपको सेट मिला, मान लो सेट ए मिला एंड आपका आर्ट एंड कल्चर बहुत वीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आ गए एंड यू आर लाइक कि पहले 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आ गए, यार ये वैसे भी नहीं आता था, और पांचों के पांचों क्वेश्चन एकदम बाउंसर है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड वीक है, यू विल गिव अप द एग्जाम देन एंड देयर इटसेल्फ। लेकिन अगर आपने अपने आप से ये कन्वर्सेशन कर रखी है कि नहीं भाई मेरे को 100 के 100 थोड़ी ना करने हैं, आई जस्ट नीड टू गेट 60 करेक्ट, 55 करेक्ट, आई एम डन, क्योंकि उससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। सो जस्ट स्विच द पेपर। ओके, पीछे से करना शुरू करो। अब आपकी किस्मत सच में बहुत खराब हो सकती है कि आखिरी 95 to 100 भी आपके ऐसे एरिया से हैं या वो क्वेश्चन है जो एकदम बाउंसर जा रहे हैं। यूपीएससी हैज स्ट्रैटेजिकली डिजाइंड दिस पेपर इन दिस मैनर। ऑलवेज रिमेंबर that you are here to get 60 correct only, net 60 correct या 60 correct या 55 correct,
अगर आपने 60 करेक्ट किए हैं और 30 गलत भी हो जाते हैं, देन ऑल्सो योर स्कोर विल बी 100। एंड बहुत टाइम से 100 कट ऑफ गया भी नहीं। एंड 60 करेक्ट करने के लिए आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 40 सवाल यूपीएससी ऑलवेज, जो 30 से 40 सवाल हैं, वो इनको स्ट्रैटेजिकली प्लेस करती है। हो सकता है शुरुआत में, हो सकता है कहीं बीच में, थोड़े थोड़े गैप्स के बाद दो तीन सवाल वो प्लेस करती है, ताकि वो आपकी साइकी के साथ थोड़ा प्ले कर सके। बट इफ यू समहाउ स्टार्ट बिलीविंग और स्टार्ट एक्सेप्टिंग द नैरेटिव ऑफ यूपीएससी की पेपर टफ है, तो आप वहीं पे गिव अप कर दो। बट इफ यू ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस कि 60 सवाल तो करने हैं, कट ऑफ तो निकालनी है, आई डोंट हैव टू बी द परफेक्ट वन, आई डोंट हैव टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, इन दैट केस just locate those 60 questions that are directly from the sources that you have read and just get it done. एंड आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे इस माइंडसेट से, तो यू विल ऑलवेज फाइंड 55 to 60 क्वेश्चन डायरेक्टली उसी सोर्स से आए हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज से, जो आपने पढ़ा है, और वो इजीली डूएबल है। बट ये 30-40 सवाल जो स्ट्रैटेजिकली प्लेस होते हैं, ये हमको बार बार बॉदर करते हैं, और हर साल हम उसी पे सोचते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया, ये कैसे किया जाएगा। अपना एनर्जी उस पर लगाना ही नहीं है, फोकस उन 60 सवाल पे करना है जो सीधे सीधे डायरेक्ट सोर्सेज से पूछे गए हैं। एंड वंस यू डू सो, वंस यू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड, एग्जाम में पैनिक अटैक्स या एंजाइटी आने के चांसेस बहुत मिनिमल हैं, एंड यू विल ऑलवेज हैव ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू क्वालिफाई द एग्जाम। ओके, प्लस आपने 4500 सवाल किए हुए हैं, जो मुझे नहीं आता वो किसी और को भी नहीं आता। तो विद दिस माइंडसेट गो एंड क्वालिफाई, और गो एंड अटेम्प्ट द एग्जाम, एंड चांसेस हैं आप क्वालिफाई करो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट थिंग, दैट इज बहुत ज्ञानबाजी हो गई, सीसैट। देखो, सीसैट के लिए आई बी वेरी मच ब्लंट एंड डायरेक्ट आपको बताता हूं। आपको सीसैट के लिए एक चीज करनी चाहिए, लास्ट 3 साल का सीसैट का पेपर ले लो। इसमें आप 23 का छोड़ सकते हो बिकॉज इट वाज लाइक वेरी मच आउट ऑफ द बॉक्स। तो 21, 22 एंड 24, ये 3 साल के पेपर उठा लो। ओके, एंड जस्ट सॉल्व इट इन 1 hour 45 minutes, 15 मिनट मान के चलो कि ओमार भरने में लग जाएंगे। 1 घंटे 45 मिनट में सॉल्व करो, एंड इफ यू आर गेटिंग मोर देन 75 इन ऑल दीज 3 पेपर्स एवरेज, तो इन दैट केस आपको सीसैट की कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको 10 मॉक पेपर्स ऑफ सीसैट प्रैक्टिस करना है, एंड यू आर डन। बट इफ इन लास्ट 3 पेपर्स 21, 22, 24 आपको ऐसा लग रहा है कि सीसैट में आपका स्कोर 60 या उससे नीचे आ रहा है, तो देन उस केस में यू शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, मे बी आपको कोई कोचिंग ले लेनी चाहिए, एंड देन गेट मोर कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू सीसैट। अगर लेकिन आपको 75 या उससे ऊपर का एवरेज स्कोर है, तो देन यू डोंट हैव टू वरी, बस मॉक पेपर्स 8-10 पेपर सॉल्व करके जाना। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर सीसैट। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, एक टेस्ट पे सीरीज जो भी कवर करनी है वो, प्लस लास्ट 10 years के प्रीलिम्स के पेपर, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। रिमेंबर, गो विद दिस स्ट्रैटेजी कि जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। अगर 4500 5000 सवाल करके गए हो, तो ये दिमाग में कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। जब मुझे 4500 सवाल करके नहीं आ रहा, तो और तो बाकी सब मेरे से कम ही करके आए होंगे, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। बस एक लास्ट चीज कि व्हेन आफ्टर 90 days जब आपने ये चीज कर लिया है कि आपने सॉल्यूशंस बना लिए हैं 2 से 3 पेजेस में, यू विल हैव ए बुकलेट दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 120 पेज। आखिरी मंथ, जो आपके आखिरी 30 दिन हैं, जस्ट गिव एटलीस्ट 5 to 6 रिविजन्स। मतलब 120 पेज की बुकलेट है, एक दिन में, मतलब अगर आप 3-3 घंटे भी पढ़ोगे तो दो दिन में आराम से रिवाइज होती है, एंड 5 से 6 रिविजन करके जाना, प्लस आपका जो भी पैरेलल चल रहा है उसको चलाते रहो। सो आखिरी 120 दिन में दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल टेक सम क्वेश्चंस। सर, सेक्शनल कितने और एफएलटी कितने देने हैं? यार, सेक्शनल और एफएलटी जो भी आप कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, वैसे आप मतलब जो भी सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर मार्केट से उठा रहे हो, उनका अपना एक डिजाइन होता है। मेरे हिसाब से अगर 35 से इसकी टेस्ट सीरीज है, तो 25 से 26 सेक्शनल होते हैं, एंड देन 8 से 9 या 10 अप्रोक्सीमेटली फुल लेंथ होंगे। तो आप उसी सीरीज में जाना। व्हाट शुड बी द कट ऑफ डेट फ्रॉम मेंस टू प्री? आई थिंक लास्ट 120 days
4 महीने, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, या मतलब जैन का लास्ट वीक इंक्लूडेड. 2.5 hours for paper solving and next 2.5 hours for solution. What about the rest of the time, sir? Did not understood. इसमें सिंपली बाकी आप जैसे कि दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप 6-7 घंटे जो भी अपना सब्जेक्ट रिवाइज करना है, जो भी कर रहे हो, जैसे आज आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, वट एवर यू आर डूइंग, यू जस्ट कैरी ऑन विद दैट जीएस के साथ. और शुरुआत के 2 महीने यू कैन ऑल्सो कीप 1 hour फॉर ऑप्शनल, ताकि आप एकदम कट ऑफ ना हो जाओ ऑप्शनल के साथ. सो बाकी टाइम आप अपना जीएस जैसे भी रिवाइज करने के शेड्यूल बनाया है, आप वो फॉलो करो, डजेंट मैटर. बस हर दिन मॉक पेपर करना है और 2 घंटे मॉक पेपर करना है, 2 घंटे उसके सॉल्यूशन बनाने में लगाने, बस दैट्स इट. बाकी अपना जो भी रिवीजन शेड्यूल है कि अगर मेरे को आज हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट फॉलो दैट. एवरीवन सेज मेंस पहले करना है प्रीलिम्स से, बट जब तक थ्योरी नहीं पता होगी या बुक्स रीड नहीं होगा तो मेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे? व्हाट ऑल एग्जैक्टली इज डन फॉर मेंस प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग प्रीलिम्स? मेंस पहले करना है प्रीलिम्स से का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे जीएस के सिलेबस में जो, और या ऑप्शनल या एथिक्स, जो बेसिकली आपके सिर्फ मेंस के लिए हैं, जो प्रीलिम्स में उनका कोई अंश ही नहीं है. तो फॉर एग्जांपल टोटल लाइक 8 टॉपिक्स आर देयर फ्रॉम जीएस. फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एथिक्स. टोटल 9 टॉपिक्स हैं. एंड देन योर ऑप्शनल. अब अगर आपका ये नहीं तैयार है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका यही तैयार नहीं है, तो सपोज प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर गलती से आपको पहली बार में प्रीलिम्स निकल गया, तो देन इट कैन एक्चुअली पुट यू इनटू ए लूप, जहां पे आपको रुक के करेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. मेरे साथ यही हुआ. व्हाई आई एम ए टीचर नॉट ए सिविल सर्वेंट? बिकॉज आई क्वालिफाइड माई फर्स्ट प्रीलिम्स बिफोर विदाउट प्रिपेयरिंग मेंस. मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट 2014 में आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स, जबकि और सीसैट की वजह से क्वालिफाई किया. जीएस का स्कोर मेरा बहुत ही पैथेटिक था, बट उस साल लास्ट ईयर था जिस साल सीसैट का स्कोर काउंट हुआ था, एंड आई वाज एबल टू क्वालिफाई इट. नाउ व्हाट हैपेंड दैट आई डिड अ डिजास्टर इन मेंस. मेंस की मैं एकदम बम्पर डिजास्टर किया, लेकिन मेंस हुआ दिसंबर में, और दिसंबर में मेंस देने के बाद व्हाट आई रियलाइज कि भाई अब मेरे दिमाग में क्षमता नहीं है, 2 महीने एकदम बिल्कुल पढ़ाई नहीं. तो जैन एंड फेब डन. एंड फिर रिजल्ट आया, 1 महीना उदासी में निकल गया कि मेंस नहीं निकलेगा, नहीं निकला, बहुत दुख हुआ. बट इवेंचुअली आई न्यू इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मेंस नहीं निकलेगा. अब मार्च हो गया, अब वापस प्रीलिम्स का टाइम आ गया, मेरे पास 3-4 महीने बचे हैं प्रीलिम्स की तैयारी करनी. एंड देन अगेन अगले साल फिर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस तैयार नहीं है. इवेंचुअली सेकेंड ईयर भी मेरा प्री निकल गया. ओके, बिकॉज मेरे को पहले अटेम्प्ट में ही कोड समझ में आ गया था कि प्री कैसे क्रैक करना है. And I was doing in that direction, working in that direction, and eventually I was qualifying. And ऐसे ही 14, 15, 16, 17 मेरा चारों बार प्री निकल गया. And I was trapped in that cycle कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि रुकूं कब और कब अपने मेंस के लिए अपने आप को तैयार करूं. जीएस के लिए बहुत ज्यादा आंसर्स नहीं लिखे, ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर कभी खास नोट्स बनाए नहीं. एंड इवेंचुअली दीज आर द टॉपिक्स दैट स्पेल्ट डिजास्टर फॉर मी. एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करके रखो, इनके ऊपर PYQs वगैरह जो भी हैं वो आप लिखो. बिकॉज बाकी टॉपिक्स जो हैं वो तो आप प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, उनको अलग से नहीं कर सकते. लेकिन ये टॉपिक्स तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो. एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि प्री और मेंस के बीच में पढ़ लेंगे तो वैसा होगा नहीं. तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली सेड दैट कि मेंस के लिए अपने आप को रेडी रखना बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. इट्स नॉट विद रिस्पेक्ट टू दोस टॉपिक जो प्री में भी आएंगे. ये पता नहीं, एक सेकेंड, आई एम टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकेंड. सर प्रीलिम प्रिपरेशन मार्च से करना ठीक रहेगा, फुल टाइम टिल फेब मेंस कर सकते हैं? आई बिलीव कि 1 महीना और, मतलब 4 महीने इज आइडियल टाइम. बट अगर आपको प्रीलिम्स को लेके कॉन्फिडेंस है, आपको बहुत ज्यादा फोबिया नहीं है, तो 3 महीने इज ऑल्सो इनफ. बट 4 महीने इज द आइडियल टाइम, मतलब 120 days इज अ डिसेंट टाइम. हाउ टू कवर CSAT, फ्रॉम विच कोचिंग? इन SSC कोचिंग इट टेक्स मोर टाइम टू कवर रीजनिंग एंड मैथ्स. आई शुड कवर दिस.
देखिए सीसैट का मैंने आपको एक लास्ट में ये चीज बता दी कि आप 3 साल का पेपर करो, अगर आपके 75 से ऊपर स्कोर आ रहे हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, फिर आप 10 मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करो, उससे आपका हो जाएगा। बट अगर आपके स्कोर 60s के नीचे आ रहे हैं तो किसी भी कोचिंग के आप 2-4 डेमो देख सकते हो। इवन लेवल अप में भी सीसैट है, यू कैन एक्चुअली वॉच द डेमो एंड इफ यू लाइक द टीचर जिनके साथ आपके, ऐसा नहीं है कि टीचर खराब अच्छा है, किसी किसी के साथ अपनी सिंक बैठ जाती है, उनके बताने का तरीका ज्यादा समझ में आता है, तो आप उसके हिसाब से यू कैन चूज एनी कोचिंग। 3 hours of GS class and 2 hours of optional. Not getting confidence to manage time daily. Please guide with respect to this problem. यार टाइम वाला तो इशू सबके साथ है। अगर आपका ऐसा जा रहा है कि 3 घंटे की जीएस की क्लास चल रही है, 2 घंटे ऑप्शनल की क्लास चल रही है, तो दैट मीन्स यू डोंट हैव द टाइम टू स्पेसिफिकली डिवोट टू प्रीलिम्स की तैयारी। जस्ट वेट फॉर ईदर ऑफ द क्लास टू एंड। मे बी अगर आपकी जीएस पहले खत्म हो रही है या ऑप्शनल पहले खत्म हो रहा है, सो वेट फॉर दैट टाइम। टिल देन जस्ट अपनी क्लास के साथ सिंक करिए, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आप रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये क्लासेस दोबारा आप नहीं कर पाओगे। तो अभी पूरा का पूरा फोकस should be to how to manage or the topics that are being dealt in the class. वो मत skip करिए, क्लास मत छोड़िए, because you will not be able to do the classes again. You have paid so much for that. तो अभी होल्ड पे रखिए। अभी एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, जैसे ऑप्शनल पहले खत्म हो जाए, तो इवेंचुअली यू कैन शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स प्रीलिम्स, वो वाला टाइम आप डेडिकेट कर सकते हो। वेयर वी कैन लर्न ट्रिक्स, आर दीज रियली हेल्पफुल और जस्ट हाइप? क्या ये ट्रिक विक सब हाइप्ड चीजें हैं? कोई ट्रिक नहीं काम करती, कुछ काम नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट योर साइकी। ओके, अब अगर आपको किसी ट्रिक से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जा रहा है तो एक्सेप्ट दैट ट्रिक, उसको सच मान लो। अगर कोई भी न्यूज इज इट्स गिविंग यू ए पॉजिटिव वाइब, जस्ट एक्सेप्ट इट एज ट्रूथ, और उसके उसी पॉजिटिव वाइब के साथ, उसी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ जाके पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और कोई भी ट्रिक या कोई भी आइडिया अगर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो उसको गलत मान लो। ओके, और ताकि आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम सही रहे।